कोई नहीं आता तब तक कुछ नहीं बोलेगी जब तक आप महिला का अपमान नहीं करोगे। ये हिंदुस्तान की महिला है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। लेकिन आज अगले 50 मिनट के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अपना रिमोट अलग रख दीजिए, कुछ भी कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम, आज की यह चर्चा, आज का यह विमर्श देश के युवाओं के साथ, जनता जनार्दन के साथ और इस देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बेहद आवश्यक है। और वो बेहद आवश्यक क्यों है उसकी बानगी मैं आपको बताऊंगा। क्या मुफ्त की सियासत देश के लिए आफत बनने की तैयारी कर रही है? आप सोच रहे होंगे कि स्मृति ईरानी बनाम सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर मचे सियासी महासंग्राम के बीच हम आज ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। ये मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं? यह मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है, समझ लीजिए, क्योंकि यह राष्ट्र हित से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है, आपके भविष्य से जुड़ा है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। और मुफ्त वाली सियासत का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि यह बहुत ही संजीदा मसला है, यह वोटर्स को घूस देने जैसा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि श्रीलंका में सब कुछ फ्री बांटने के चलते श्रीलंका की दुर्गति हुई है। श्रीलंका में क्या हुआ है मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे देश में दिल्ली से लेकर पंजाब तक, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, हर जगह मुफ्त वाली सियासत का डंका बज रहा है। कोई बिजली मुफ्त दे रहा है, कोई पानी मुफ्त दे रहा है, कोई चावल मुफ्त दे रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मुफ्त के चक्कर में कहीं देश बड़े संकट में ना फंस जाए। आज इसी मुद्दे पर देश के युवा के साथ, देश की जनता के साथ यह संवाद बेहद बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह मुद्दे सीधे तौर पर जनता जनार्दन से यानी आपसे जुड़ा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्या मुफ्त की सियासत बनेगी आफत? पूरी दिल्ली के अंदर फ्री वाईफाई, 24 घंटे बिजली। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये राजनीति का फ्री ऑफर वाला दौर है। वोट दो, बिजली पानी मुफ्त लो। अरविंद केजरीवाल को इस फॉर्मूले से दिल्ली में तो भगवंत मान को पंजाब में सत्ता हासिल भी हो गई, लेकिन फ्री की वोट देश को किस आर्थिक संकट की ओर ले जा सकती है ये कोई नहीं बताता। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। देखो, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। हालांकि मुफ्त की राजनीति अब सबका पसंदीदा हथियार बन गया है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने दिल खोलकर ऐसे वादे किए। पश्चिम बंगाल में दीदी ने भी जमकर दांव खेला। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन को भी इसका फायदा मिला, तो तमिलनाडु में स्टालिन भी दिल खोलकर मुफ्त वाला स्टॉल लगाए हुए। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अभी नई सरकार 3 महीने भी नहीं हुए और यकीन नहीं होता, मान साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया 1 जुलाई से पंजाब के लोगों की बिजली फ्री। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश मुफ्त के सियासी फंडे को बचा सकता है, या फिर राजनीतिक दल आज के फायदे के लिए कल की मुसीबत को अनदेखा कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी एक सार्थक, तार्किक और सबसे सटीक चर्चा। मुफ्त की सियासत बनेगी आफत। तो आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ कई धुरंधर नेता जुड़ रहे हैं, लेकिन यह चर्चा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में आपने श्रीलंका का हाल देखा और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने भी श्रीलंका का जिक्र किया।
इसके क्या मायने हैं, लेकिन यह हफ्ता पूरा का पूरा राजनीतिक तौर पर बहुत जोरदार रहा है। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में वाद विवाद भी हुआ है, या फिर कहें तो वो 3 मिनट का वाक युद्ध बड़ा जोरदार हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने स्मृति ईरानी को चेतावनी भी दी है। उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, आपका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धुआंधार बैटिंग करने वाले, कभी ना चुप होने वाले अनुराग भदौरिया, उनका भी अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुलदीप कुमार, लोकप्रिय विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए कुलदीप कुमार का। मेरे साथ जुड़े हैं माधवानंद, प्रवक्ता जेडीयू के, उनका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है और जनता आपका भी स्वागत है इस बड़े मुद्दे के ऊपर। जब मैं इस मुद्दे को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आ रही थी? अपना हाथ खड़ा करें और अपनी बात को रखें, क्योंकि क्या मुफ्त की सियासत देश के लिए आफत बनेगी? अपनी राय रखिए, हाथ खड़ा करिए और राय रखिए। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए जी। ये मुफ्त की सियासत जो शुरू हुई है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश जो है वो 135 करोड़ प्लस है, और बाकी देशों की तुलना अगर हम चाहें जहाँ पे फैसिलिटीज़ है स्कूलों की, मेडिकल की, जहाँ तक मेरा मानना है ये सुविधाएं होनी चाहिए। पर 135 करोड़ में आप हर चीज़ में अगर आप ये लॉलीपॉप से देते हैं तो आने वाले देश में हमारा देश कहीं बहुत पीछे चला जाएगा और इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज तो फ्री मिल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भुगतान करना पड़ेगा। मैं प्रेम शुक्ला इसकी शुरुआत इससे आप ही से करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि ये जो शॉर्टकट की सियासत है इससे देश में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, आप खैरात तंत्र से अर्थतंत्र नहीं चला सकते। अर्थतंत्र के अपने नियम हैं। अब जैसे 2 प्रदेशों का मैं आपको उदाहरण देता हूं। पंजाब है, पंजाब में अगर 100 रुपए की आय हो रही है तो 53 रुपए कर्ज चुकाने में जा रहे हैं। अब उस पंजाब में अगर आप मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, अगर उस पंजाब में आप लोगों को हर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं खैरात बांटने की, और उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय मान जी वो आकर प्रधानमंत्री जी से कहते कि हमें 50,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। एक तरफ आपके पास अपने जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में से आपको अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का आपके पास प्रबंध नहीं है। इसी तरह से राजस्थान देख लीजिए, 100 रुपए अगर आ रहे हैं तो 40 रुपए अशोक गहलोत जी की सरकार को कर्ज चुकाने में देने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपकी अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगाई हुई है, कर्ज के बोझ के तले आप दबे हुए हैं, अगर वहां आप खैराती अर्थतंत्र ले आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर आशंका पैदा होगी कि क्या आप अपने प्रदेश को श्रीलंका की तरह उसका दिवाला पिटवाना चाहते हैं। ये सब प्रश्न जो है सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के मन में भी आया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, देखिए किसी गरीब आदमी को सशक्त करने का प्रयास करना एक बात और खैरात बांटना दूसरी बात, इन दोनों के अंतर को अच्छी तरह से समझना नाम लिए वहां शासन आपका है। कुलदीप कुमार जी, क्या आपको लगता है ये फ्री वाली बीमारी आप ही ने लगवाई है देश को? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो ये कि मैं दिल्ली शुरुआत करता हूँ। आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 से है, और 2015 में जब हमारी सरकार दिल्ली में बनी, हम लोगों से वादे किए थे। अरविंद केजरीवाल लोगों से कहा था अगर हमारी सरकार बनेगी हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये घूस दे जैसा है। सुप्रीम कोर्ट पे भी आऊंगा। हमने कहा पानी मुफ्त देंगे। उसके बाद जब से सरकार बनी हम दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी का फायदा दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली में जब सरकार बनी थी तो हमारा बजट था 31,000 करोड़ रुपए का, और फ्री देने के बाद भी, लोगों को उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी, फ्री एजुकेशन देने के बाद, फ्री हेल्थ देने के बाद, फ्री हॉस्पिटल दवाइयां देने के बाद भी आज हमारा बजट है 78,000 करोड़ रुपए। यह है दिल्ली की ईमानदार सरकार का काम। अगर कोई भी सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो निश्चित रूप से जनता को सहूलियत देगी, और हर सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो जनता को सहूलियत दे, क्योंकि जनता माचिस पर टैक्स देती है, जनता आटे पर टैक्स देती है, जनता नमक पर टैक्स देती है। अब तो आटा भी जीएसटी में आ गया, अब तो नमक भी जीएसटी में आ गया, अब तो दूध भी जीएसटी में आ गया। आप टैक्स तो लेंगे लेकिन जनता को देंगे क्या? तो दिल्ली की सरकार ने ईमानदार तरीके से लोगों को हेल्थ भी दिया। जिनको आप फ्री की बिजली दे रहे हैं वो टैक्स नहीं दे
रहे हैं, आप टैक्स पेयर मिडिल क्लास से ले रहे हैं और दे कहीं और रहे हैं। अमीश भाई, वो लोग भी टैक्स देते हैं, वो लोग माचिस पर टैक्स देते हैं, वो लोग नमक पर टैक्स देते हैं, आटे पर टैक्स देते हैं। मैं प्रेम शुक्ला के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन आचार्य में बहुत कुछ नहीं। अगर मुफ्त की सियासत का कोई सबसे बड़ा भुक्तभोगी है तो वो आप है। आपको अपनी दो सरकारें गंवानी पड़ी हैं इस वजह से। देखिए अमीश देवगन, एक तो ये विषय बहुत ही गंभीर है और संवेदनशील है। ये राजनीति का जो विषय है वो राज्यों में और केंद्र में विभाजन उसका किया जा सकता है। जैसे आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने पंजाब का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया, क्योंकि वहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं। इसको थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर दो तरह के तबके हैं, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो टैक्स नहीं दे पाते हैं या जो टैक्स नहीं देते हैं, एक वो हैं जो टैक्स देते हैं। एक तीसरा भी तबका है जो बहुत ही ज़्यादा है किसानों का। किसान बहुत मेहनत करके, मशक्क़त करके, परिश्रम करके फसलों को उगाता है, वो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन वो इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका किसानों की है। और मैं समझता हूँ जितने बच्चे बैठे कहीं ना कहीं से इनका रिश्ता भी उस एग्रीकल्चर से, गाँव से होगा। अब 3 पॉइंट हो गए। ये जो फ्री का सामान देना है, फ्री का राशन देना है, ये किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन इसमें ना मनुष्य को जो फ्री का भोजन लेता है, फ्री का वो ग्रहण करता है, तो उसके अंदर से जना उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है। कोई भी नहीं चाहता कि फ्री का भोजन उसको दिया जाए। मैं अपील करना चाहता हूं कि जो अब तक हुआ इस देश में, थोड़ा सा, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो बीजेपी और इनके तमाम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि हम नया भारत बनाएंगे। तो कम से कम इस नए भारत में जो लोग टैक्स देते हैं उन्हें एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य। ये फ्री वाला काम बंद करिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर सरकार का कर्तव्य क्या है? सुरक्षा, स्वास्थ्य। पर श्रीलंका का हाल देखिए आप। नहीं, श्रीलंका और भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। भारत श्रीलंका ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा। माफ करना, भारत को श्रीलंका से, किसी भी ऐसे देश से आप ही के नेताओं ने कंपेयर करा, कई विपक्ष के नेताओं ने कंपेयर किया। क्या कहता अमीश देवगन? मेरा निवेदन सुनिए। मैं ये चाहता हूं कि भारत के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। भारत की भूमि पर कोई भी पैदा होता जो बच्चा, चाहे वो लड़की है, लड़का है, चाहे वो अमीर के घर पैदा हुआ है, गरीब के घर, उसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य बनता है और हम ऐसी व्यवस्था करें। आपको लगता है ये फ्री की पॉलिटिक्स देश को खराब कर रही है? देखिए, ये राहत है कि आफत है? नहीं, ये शब्द ही गलत है। हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, और हिंदुस्तान के सुदूर दूर गांव में बहुत गरीब परेशान लोग रहते हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। उनको भी ये राइट है कि उनकी एजुकेशन हो, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनकी व्यवस्थाएं की जाएं जो उनको मूलभूत जरूरत है। सरकार क्यों चुनी जाती है? जब सरकार आती है, क्यों आती है? फिर सरकार की जरूरत ही नहीं है। देश में सरकार क्यों होती है? देश में सरकार इसलिए होती है कि हमें देशवासियों का ख्याल रखना है हर तरीके से। अगर आपके पास नहीं, क्या आपको लगता है ये जो फ्री बिजली पानी मिलता है ये ऐसे मिलना चाहिए? लोगों को जरूरत है जिनके पास संसाधन नहीं है और जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? जो बच्चा पढ़ने में तेज है, उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या सरकार को उसको फ्री में एजुकेशन नहीं देनी चाहिए? आपको क्या लगता है जो बच्चा जिसके घर में पैसा नहीं है बिजली कनेक्शन लेने का, तो क्या उसको फ्री बिजली नहीं देनी चाहिए? अगर उसको फ्री बिजली नहीं देगा तो उसके घर में बत्ती नहीं चलेगी, तो उसका बच्चा पढ़ेगा कैसे? फिर कैसे आगे बढ़ पाएगा? जो आगे लोग बैठे हुए पहले से, उनसे कंपटीशन कैसे कर पाएगा? अगर उसको भोजन की 2 वक्त की व्यवस्था नहीं पड़ पाएगी, उसको लैपटॉप अगर फ्री में नहीं मिलेगा, जो समाजवादी ने दिया था फ्री में, उस बच्चे को अगर लैपटॉप नहीं मिलेगा तो पूरी दुनिया से कैसे जुड़ पाएगी? वो बच्चा कैसे जुड़ पाएगा? वो तो फिर दिल्ली में, जो लखनऊ बॉम्बे में रह रहे हैं बड़े बड़े लोग, आगे बढ़ जाएंगे। वो गांव का बच्चा वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, गांव के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने, क्योंकि उसकी गलती यह है कि उस बेटी की गलती है कि गरीब परिवार में पैदा हो गई है, इसलिए उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये गलत है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि गरीब को आगे बढ़ाने के लिए तो ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन गरीब के नाम पर पूरी डाइप को एक ही रंग में रंगा जा सकता है? सवाल मेरा ये है। अमीश जी, देखिए, बहुत गंभीर और विचारणीय प्रश्न है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो गंभीर पॉलिटिकल पार्टी है, जो कहीं ना कहीं सत्ता में जो है सो बनी रहती है हमेशा, अगर वो कुछ अगर इस तरह के वादे करते हैं तो सोच समझ के वादा किया जाता है। जैसे मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ, हम लोग भी साइकिल वितरण जो है लड़कियों के लिए करते हैं बिहार में, लेकिन उसका फायदा सरकार को और बच्चों को जैसे मिला है। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए, जनसंख्या पे कानून बनना चाहिए। महिलाएं जितना एजुकेटेड होगी तो स्वाभाविक है आपको कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मुझे वहाँ साइकिल बांटने की आवश्यकता पड़ी, अगर लड़कियाँ स्कूल में जा रही हैं, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ रही हैं, रिजल्ट उसका ज़्यादा अच्छा रहा है, तो वहाँ साइकिल बांटने में
कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसको एक तरह से मैं ये बना दूं कि नहीं कि सब कुछ फ्री हो जाए, यह भी उचित नहीं। तो चेक एंड बैलेंस की बनाने की आवश्यकता है। चेक और बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मैं जनता जनार्दन के पास आता हूं, वो कुछ सवाल पूछना चाहती है इस विषय के ऊपर, अपना हाथ खड़ा करे। आपका सवाल है, बोलिए। देखिए, मुफ्त की सियासत जो है शुरू की यहाँ पे देश में केजरीवाल साहब ने जी, और केजरीवाल साहब ने जो मुफ्त की सियासत की, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुफ्त अच्छा किया, मुफ्त ना देखे, फायदा हुआ उनको, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ उनको, तो फायदा हुआ, मतलब मुफ्त ना देखे, रोजगार, ये देश के लिए सही है, रोजगार देना चाहिए, इन बच्चों को शिक्षा मुफ्त देनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बात से? मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। अगर रोजगार होगा तो अपने आप चीज सब लोग खरीद लेंगे। देखिए कुलदीप जी, ये मतलब सीधा ये कह देना, भाई और बहनों मैं आपके लिए मुफ्त दे रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि इस देश के युवा को सुदृढ़ बनाना चाहिए कि ये कुछ कर सके आगे? बिल्कुल बनाना चाहिए। आज दिल्ली सरकार दिल्ली के स्कूलों के अंदर एजुकेशन फ्री दे रही है, और वहां उनके साथ साथ उन्हें हैप्पीनेस कैरिकुलम सिखा रही है, बिजली ब्लास्टर बना रही है, एंटरप्रेन्योर बना रही है। बीजेपी कह रही है आप हैप्पीनेस क्लास कर रहे हैं या हैप्पीनेस ग्लास का काम कर रहे हैं? आज तो पूरे देश में जो केजरीवाल शिक्षा का मॉडल है वो पूरे देश ने देखा। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जब हम चुनाव से पहले को प्रॉमिस जनता से करते हैं, जैसे मोदी जी ने किया था 2014 में, लोगों से कहा था 15-15 लाख अकाउंट में दूंगा, नहीं दिए। लोगों से कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं दिया। कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, नहीं बनाई। तो ये होता है, आपने प्रॉमिस किया लेकिन जनता पूरा नहीं किया। अगर ईमानदार सरकार है तो प्रॉमिस कीजिए और उसको पूरा कीजिए। ये हैप्पीनेस क्लास की बात करें, कह रहे हैं हम हैप्पीनेस बांट रहे हैं। हैप्पीनेस इतना बांट रहे हैं कि एक बोतल फ्री वाली भी स्कीम इनके पास है। लेकिन मुद्दे की बात ये है, देखिए नहीं आराम से, मैं आपके बीच में ये झूठा, मैं फिर बताया। अरे कौन सी बोतल समझ ली आपने? कौन सी बोतल समझ ली? आपने कौन सी बोतल समझ ली? नहीं, मैं अगर आंकड़ों की बात करूंगा, अगर मैं तो इनके नहीं, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि कौन सी बोतल की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए बोतल कौन सी? ये परेशान हो गए। देखिए, अरे बोतल से वो एक ही बोतल समझ रहे, समझ जाइए आप। अच्छा, मुद्दे की बात जो फ्री करिए उसी के बारे में सोच रहे हैं। देखिए मुद्दे की बात है, लोगों को सशक्त जो गुजरात के अंदर नहीं, जो गुजरात के अंदर बोल मर गए 74 लोग, उसके ऊपर बात कौन करेगा? देखिए उसके बारे में बताइए ना। देखिए मैं फिर आ रहा हूं। देखिए वो जो पूरा मामला है, अब उसमें दिल्ली पुलिस ने भी एक केस फाइल कर दिया है, वो पूरा मामला बढ़ गया आगे। जी अमीश भाई, 74 लोगों की मौत हो गई, जवान की खुली बीजेपी की काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर चर्चा हुई है। एक सेकंड, जहरीली शराब पीने 74 लोगों की मौत हो गई। शुक्ला जी, 74 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, उनके ऊपर कौन बात करेगा? एक सेकंड, पहले प्रेम शुक्ला अपनी बात को रख ले। ओके, आपने क्या बोतल की बात करी, सब बोलने लग गए। इतना चढ़ गई बोतल। देखिए आप गुजरात में है नहीं, छोड़िए आप फिलहाल छोड़िए। अरे चीखना बंद कर देखिए। पांचों इस मुद्दे पर तो राजी हैं। देखिए शिक्षा जैसे है तो शिक्षा लोगों की मुफ्त की व्यवस्था में, सरकारी शिक्षा सरकारी विद्यालयों में, महानगर पालिका के विद्यालय, जिला परिषद के विद्यालय लगभग सब राज्य में है। आदरणीय मोदी जी जिनके यहाँ बिजली नहीं, जैसा अनुराग जी ने कहा, सौभाग्य योजना पहली बार 70 वर्षों में लोगों के यहाँ मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए गए। एलपीजी गैस कनेक्शन अमीरों ने सब्सिडी छोड़ी और गरीबों के घर में एलपीजी गैस कनेक्शन गए। अच्छा, आपने अब क्या कर रहे थे? आपने बोतल का नाम लिया, आपने बोतल का नाम लिया। बोतल वाली पॉलिटिक्स क्या है? वो कहते हैं हमें फंसाने की कोशिश हो रही है। अरे साहब, ये दशा है कि जो रेजिडेंट एरिया है जहां आप शराब का पास नहीं कर सकते। और दूसरा, आदरणीय केजरीवाल जी जब लोकपाल योजना थी, इनको आंकड़ा बता दे खाली। आपको ठेके पता है भाई? ठेके की कितने बताइए, आंकड़ा बताइए। अरे सुनिए तो पहले, इन्होंने कहा था कि अगर किसी इलाके में शराब की नई दुकान तभी खुलेगी जब वहां की महिला समिति अनुमति देगी। ये कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, एक आरोप आप पे लग रहा है कि एक तरफ आप फ्री की सियासत कर रहे हो, दूसरी तरफ आपने शराब ठेका की पॉलिसी को बड़ा इजी कर दिया है और वहां पर आप गलत काम कर रहे हो। आप पे आरोप लग रहा है शराब का स्कैम हो गया है दिल्ली के अंदर। तो एक तरफ फ्री बिजली पानी, दूसरी तरफ स्कैम। अमीश जी देखिए, पहली बीजेपी आरोप लगा रही है कि गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सबको पता है। गुजरात ड्राई स्टेट है। दिल्ली की बात कर रहा हूं। एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूं ना। दिल्ली की बात कर रहा हूं। देखिए, जवाब तो लेना पड़ेगा ना अमीश भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। गुजरात के अंदर 74 लोगों की मौत हो गई, वहां तो शराबबंदी है। और गुजरात, सुन लीजिए, गुजरात गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि शराबबंदी से 15,000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान होता है। 15,000 करोड़ रुपए किसके जेब में जा रहा है? पहली बात है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा, मैंने जो सवाल पूछा, एक तरफ फ्री बिजली पानी, दूसरी तरफ शराब का स्कैम। दिल्ली के अंदर 2000 ऐसी दुकानें थी जहां अवैध शराब बिकती थी, झुग्गी में, झोपड़ी में, जहां नकली शराब बिकती थी, जिससे लोगों की मौत होती थी। उन एक्साइज पॉलिसी लाके उन दुकानों को बंद किया गया। और आज दिल्ली के अंदर 2015 में दिल्ली के अंदर 848 ठेके थे। और मैं चैलेंज से कह रहा हूं आपके चैनल पे, आज दिल्ली के अंदर 464 ठेके। मैं दावे से कह रहा हूं, चेक करा ले लोग। ठेके झूठ का प्रोपेगेंडा बनाना,
ठेके गिने आपने दिल्ली के? 750 गिने दुकानें कि नहीं गिने ठेके? रेजिडेंट एरिया में वोटर गिन लिया आप लोगों ने, ठेके गिने कि नहीं गिने? 750, और उसमें भी रेजिडेंट एरिया में देखिए, जहाँ अगर पर साढ़े ठेके सात दिए हजार नहीं जा है, सकते। ठेके तो मैं गिनवा रहा हूं आपके स्कूल लिए। में नहीं देखे, बाकी स्कूल के बगल में अब आप कल को ये मत बोलो नमकीन की दुकान भी गिराई। गली गली में, और चीफ सेक्रेटरी खुद कह रहा है कि साहब इनकी जांच करो। कौन कह रहा है? अरे चीफ सेक्रेटरी नहीं, सीबीआई को किसको कह रहा गुजरात है? भेजो ना। LV को। उनके दोषी ये लोग हैं। दरवाजे पे खड़े तो चीखेंगे चिल्लाएंगे। उनके दोस्त ये लोग हैं। दारू का माल पचा गए हैं जेल के दरवाजे पे। दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं आप जेल के दरवाजे पे खड़े हैं। प्रदीप कुमार एक सेकंड, वो कह रहे हैं आप जेल के दरवाजे पे खड़े हैं, खुद ही कह रहे हैं। अभी खूब चीखेंगे ये चिल्लाएंगे। इनके केजरीवाल कह रहे हैं सिसोदिया जेल जाएंगे। केजरीवाल तो साइन करते नहीं है, बेचारे सिसोदिया जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए दो लोग। हेल्थ 8 मिनिस्टर साल के सरकार जेल को हो में गए, है। और अभी भी कहता हूं हम जेल से डरने वाले नहीं है तुम्हारी ना। अरे जेल जाने ही वाले हो, डरने फिर क्या बता बात देता हूं है? मैं आपको। अरे आप भेज दीजिए। इतना भ्रष्टाचार अरे तैयार है, कर रहे हो, भेजिए ना। अभी भेजिए। गए हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अभी भाजपा जेल के में भ्रष्टाचार की सत्याग्रह बहुत जाएंगे। खुद रहेगी। कहीं जेल की बात आई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। अरे बेशर्म है, जिन 74 लोगों इस्तीफा नहीं पे आपने लेते। जिन पे आप इतने जिन पे बेशर्म हैं, जिनकी इतने हत्या आप लोगों ने बेईमान की है, हैं, इतने भाजपा के बदकार लोग हैं शामिल कि हैं जेल उसके में अंदर। जाने के बाद शांत 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 जेल में जाने शांत के बाद शांत भी शांत बेशर्मी कर रहे हैं। देखिए आचार्य जी, जेल की बात आई तो मुझे अभी हाल ही में जो सोनिया जी से और राहुल जी से लगातार पूछताछ हुई उसका ख्याल आया। आप लोग भी कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसी बीच आपके एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कह दिया और जिसके कारण सदन में बहुत बड़ा बवाल हो गया। स्मृति ईरानी जी भी बहुत नाराज हो गई। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश देवगन, एक तो ये बहस और बड़ी आपने भी स्मृति जी को चेतावनी दे डाली। बहस बहुत अच्छी शुरू की थी आपने कि फ्री में क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, और बहस जो है शराब के ठेकों पे आकर के लड़ाई और महाभारत के युद्ध में तब्दील हो गई। शराब पे जाएंगे तो ऐसा ही होता और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है अमीश देवगन जी कि गुजरात में शराबबंदी देश की आज़ादी के बाद से है, और वहाँ पर जहरीली शराब से इतने लोगों का मरना ये देश के लिए बहुत ही बड़ा कलंक की बात है। चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, जहाँ शराब पी करके, जहरीली शराब पी के लोग उस स्टेट में जहाँ शराब बंदी है, तो ये सवाल तो खड़ा होता है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने बात की राष्ट्रपति महोदया की। देखिए भारत के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है ये सर्वोच्च पद है, संवैधानिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति महोदया के विषय में जो भी टिप्पणी की गई है, चाहे वो हमारे नेता ने की या किसी और कोई पार्टी का नेता ने करी और किसी ने नहीं, मैं कह रहा हूं कभी भी की गई हो, आज से पहले, आज के बाद में। इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसे सब पार्टियों में नेता हैं जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मैं इन टिप्पणियों का विरोध करता नेता हूं। नहीं है, मैं विरोध करता हूं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा है राष्ट्रपति महोदया के लिए, वो बिल्कुल गलत है और वो देश को बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है। हमारी पार्टी के बहुत से नेता हैं जिन्होंने पार्टी के भीतर भी इस बात को उठाया, मगर जो सोनिया जी के साथ बर्ताव हो रहा है वो ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर सोनिया गांधी सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं, और अगर वो किसी से बात कर रही हैं और उनके ऊपर सारे के सारे सत्ताधारी दल के मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर्स टूट पड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये एक सवाल उठता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिस परिवार ने इस देश को कई दशक नेतृत्व दिया है, और सोनिया जी ने जब से इस देश में ब्याह करके आई हैं, उन्होंने इस देश की मर्यादा का, गरिमा का, संस्कारों का और संस्कृति का निर्वहन किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए सोनिया गांधी पे इस तरह का हमला बिल्कुल उचित नहीं। जवाब सोनिया गांधी पर कोई हमला नहीं हुआ। आदरणीय स्मृति ईरानी जी जब वो रमा देवी जी से बात कर रही थी, उस समय उन्होंने पूछा कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू हमला, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू हमला होता है। उन्हें सोनिया गांधी जो हैं वो ऐसी व्यक्तित्व हैं कि उनकी तरफ अगर किसी ने देख लिया तो कांग्रेसी उसकी आंखें निकाल देंगे, किसी ने उंगली दिखा दी उसके हाथ तोड़ देंगे, किसी ने कुछ, अरे भाई आप लोग आदरणीय स्मृति ईरानी को क्या क्या नहीं कहा कांग्रेसियों ने, आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभी उनको कहा इविल फोर्स, इनके एमबी पाटिल इविल फोर्स, यानी वो अशुभ हैं, अमंगल हैं, दुष्ट हैं। उसके बाद कह दिया कठपुतली हैं। उसके बाद जिसको पता, पहला शब्द कहता राष्ट्रपति, दूसरा शब्द कहता राष्ट्रपत्नी। तो वनवासी समाज की महिला आज सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच गई, तो जो इटली वालों की आरती उतारते हैं उनको इतनी पीड़ा होने क्या कारण है भाई, इतना अपमान करने क्या कारण, उतारिए आरती आप। लेकिन हमारे वनवासी समाज की कोई महिला जाती है तो उसको जो है अभिनंदन करने का आप में जो है सौहार्द नहीं है, तो गरियाइए तो मत,
अपमानित तो मत कीजिए। अच्छा, आचार्य जी की बारी है। देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने मेरी बात को बहुत ही अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर कोई दिया। नहीं तोड़ा भाई और साहब। मैं तोड़ा मैं है। तो प्रेम शुक्ला जी के बीच में नहीं बोला, मेरी आदत ही नहीं किसी के बीच में बोलने की। मेरी बात सुनिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सी महिलाओं को आगे बढ़ाया है, जिसमें प्रतिभा पाटिल भी महिला थी जो राष्ट्रपति बनी। प्रश्न ये नहीं है कि कांग्रेस की राष्ट्रपति बनी है या बीजेपी की। आदिवासी महिला हैं तो बिल्कुल सम्मान है, लेकिन अगर आदिवासी वो नहीं होती तो भी देश के सर्वोच्च पद पे आसीन है। मैं कहता हूं कि उनके सम्मान में यदि किसी व्यक्ति ने भी टिप्पणी की है गलत, तो मैं उसका विरोध कर रहा हूं। वक्त ब्रेक का है, आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। केजरीवाल झूठा, केजरीवाल ने माफी मांगी कि नहीं? केजरीवाल ने माफी मांगी। और केजरीवाल ने माफी मांगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, जनता जनार्दन के बीच से। मैं आपको सदन का वो दृश्य दिखा सकता हूं, स्मृति ईरानी कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए, और सदन में उस समय राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, सोनिया जी मौजूद थी। नहीं, आपको ये पॉइंट सुनना पड़ेगा, सोनिया जी मौजूद थी। अगर नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं तो नरेंद्र मोदी से बोला जाता है कि आप किसी बात पे बोलिए या आप इंटरफेयर करिए। ये नरेंद्र मोदी का प्रोरोगेटिव है, देश के प्रधानमंत्री है, वो उस विषय पे बोले ना बोले। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए और इस विषय पर बोलना चाहिए, लेकिन उसमें नाराज हो गई सोनिया जी। जो जानकारी है वो रमा देवी के पास जाती है, रमा देवी के पास जाती है, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं लोग। तब वहां पर स्मृति ईरानी आती है, वो कहती है मैडम कैन आई हेल्प यू, और सोनिया गांधी, ऐसा जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी गुस्सा हो जाती है और कहती है डोंट टॉक टू मी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, और आपने ट्वीट करा स्मृति ईरानी को चेतावनी देते हुए कि इतना घमंड अच्छा नहीं है स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी देश की बहू है। मुझे ये बताइए, अगर सोनिया गांधी जी से पूछ लिया गया कि क्या आपकी मैं मदद कर सकती हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे कार्यक्रम में बोला क्योंकि सोनिया गांधी जी के आगे जी नहीं लगाया था इसलिए नाराजगी थी, आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह दिया गया और उसमें नाराजगी नहीं है। देखिए, एक तो अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा उसके लिए वो माफी मांग चुके हैं, और उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये कहा है कि मुझसे ये चूक हुई है, लेकिन मैं राष्ट्रपति महोदया से मिलकर भी माफी मांगूंगा। वो विषय खत्म हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत की संसद में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस तरह से आपा खो रहे हैं, और फिर सोनिया गांधी के हाथ में ना तो बम था, ना AK-47 थी, ना कोई चाकू था, ना छुरी थी। भाई सोनिया गांधी के ऊपर इस तरह जो टूट के पड़ रहे हैं सब लोग, पहली बार ऐसा देखने को मिला। विपक्ष, सुनिए अमीश देवगन, विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष अपनी बात को मनवाने के लिए संसद के अंदर अक्सर देखा जाता है कि हंगामा करता है। ये पहली ऐसी सरकार है कि इसके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं संसद नहीं चलने देंगे, इसके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब सोनिया गांधी माफी मांगे। भाई सोनिया गांधी ने गुनाह क्या किया जो सोनिया गांधी माफी मांगे? अगर सोनिया गांधी का यह कहना कि डोंट टॉक टू मी ये गुनाह है तो फिर तो भाई ठीक है, फिर तो आप जो कहें वो ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी का गुनाह तो बताओ। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने कोई अधीर रंजन चौधरी पे एक्शन नहीं लिया। ओके, इनकी दृष्टि में मैं आई हेल्प यू कहना अपराध है, और राष्ट्रपति कहना ये पुण्य कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। भाई आप मुझे कृपा करके बताएं, हमारा एक वार्ड स्तर का नेता कुछ कहता है तो ये सब कहते हैं नरेंद्र मोदी जी माफी मांगो। इनका संसद में, लोकसभा में गुट नेता पहले कहता है राष्ट्रपति, फिर कहता है राष्ट्रपति, रिपोर्टर टोकता है कि आप गलत बोल रहे हैं, फिर भी वो राष्ट्रपति कहता है, उसके बाद माफी खुद ये बहुत दुखी हैं, ये लोग खुद बहुत दुखी हैं उनसे, मैं आपको बता दुखी है तो कार्रवाई कर दे, कार्रवाई किसने रोका? आचार्य जी मुस्कुराते कार्रवाई, ये दुख जो है इनका अंदर ही क्यों रह जाता है, ये समझ के बाहर है। कार्रवाई कर देना आपने, लेकिन आचार्य जी ने स्मृति जी को चेतावनी दी, वो चेतावनी अधीर रंजन को नहीं दे रहे। देखिए इनका ना कि एक महिला को जो है ये चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि उसने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। क्या स्मृति ईरानी से इसलिए खींचे क्योंकि उसने अमेठी में आपके सर्वोच्च नेता को चुनाव हराया है? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक पर्सनल खुंदक है स्मृति ईरानी के साथ। तो बड़ी मजेदार बात यह है कि जो सवाल प्रेम शुक्ला जी के मन में उत्पन्न हुआ वही अमीश देवगन के मन में उत्पन्न हुआ कि उनको मन में आता है, उनको चुनौती इसलिए दी जा रही है। ये दर्शकों के मन में भी सवाल है, यही इनके मन में भी सवाल होगा। सुनिए, स्मृति ईरानी जी को मैंने कोई गलत
बात नहीं कही। मैंने ये कहा है कि स्मृति ईरानी जी, सत्ता के घमंड अच्छा नहीं होता। दुश्मन की, ये वो देश है, दुश्मन की बहू बेटियों का भी सम्मान हमारे यहाँ होता है। इसलिए अगर सोनिया गांधी से आप ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब अधीर रंजन चौधरी की बात के लिए सोनिया गांधी माफी मांगे, तो मैंने इसलिए कहा है कि सोनिया गांधी इस भारत ठीक है, की मैं बहू अनुराग है भदौरिया भाई, को लेकर वो आता हूं। विदेश की बेटी जरूर है, अनुराग इटली की भदौरिया, बेटी है, लेकिन इस पूरे बहू विवाद भारत को की है। आपने देखा, और क्या भारत आपको के लगता है अंदर कि सुसंस्कृत ये विवाद और अवॉइड हो बहू सकता का था? सम्मान होता है, मैंने ये कहा। जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला, वाक्य गलत है। और देश की राष्ट्रपति जी के बारे में क्यों, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं ये बोल रहे हैं, किसी भी महिला के बारे में नहीं होना चाहिए। सवाल चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था इसलिए, अरे राष्ट्रपति जी के लिए तो आप कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूं किसी महिला के लिए नहीं कर सकते आप, ये क्यों नहीं आप बोलते आप। दूसरी बात, सवाल ये उठता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट सदन, ईरानी के लिए क्या शब्दों का अरे मेरी प्रयोग बात किया सुनिए याद है ना, आपको? अरे क्या कहा मालूम है? संजय किसी निरुपम भी नाचने महिला वाली के कह लिए गए मैंने थे, बोल दिया। याद अरे है आपको? अब स्मृति ऐसे जी तो के लिए बहुत क्या मैं शब्द- गिना दूं, नहीं, फिर बीजेपी गिनाइए के ना, नेता ने क्या 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 कहा? बोला था, क्या कहा? क्या कहा, वो बता देंगे क्या क्या नहीं, आप बोला था बताइए ना। कांग्रेस के नेता के आप लिए। बताइए, आपने अरे, बोला, आप बताइए। अब क्या मैं कहा? बोल दूंगा ना, अभी नहीं अभी कहा बोल रहा है। हूं, सुन लो, बोल रहा हूं, याद अब करना रुक जाओ, पड़ता है। बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं, रुक जाओ। बताइए। आपके एक हैं मंत्री बने कैबिनेट के उत्तर प्रदेश में, नाम याद है उनको? हाँ बताइए। शंकर सिंह, क्या उदय, आपको तो पता मैं ही नाम नहीं। बता रहा हूँ, उदय, मैं बना, अरे उनका नाम दयाशंकर सिंह। उदय शंकर कोई मंत्री नहीं है। सुना, दयाशंकर सिंह अच्छा, कैबिनेट दयाशंकर। मंत्री हैं। दयाशंकर सिंह, उन्होंने क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बोला था, याद है आपको? और उसने क्या कहा था? अरे याद मैं है? जो पूछा, उसने क्या कहा याद है? फिर महिला को क्या, महिला क्या ऐसी बातें करो, उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था? महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करोगे, महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करोगे। अगर महिला, मैं कहता हूं कोई महिला मुझे कुछ कह देगी, मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा, मैं गारंटी देता हूं आपसे। महिला का सम्मान इस देश के अंदर होना चाहिए। कोई महिला आपसे तब तक कुछ नहीं बोलेगी जब तक आप उस महिला का सम्मान नहीं करोगे। ये हिंदुस्तान की महिला है। अनुराग भदौरिया बहुत चर्चा कर रहे थे अभी नारी के सम्मान में, लेकिन इनके बहुत बड़े नेता हैं आजम खान। उन्होंने जयप्रदा का चुनाव के अंदर इनर वियर की चर्चा कर दी थी, जयप्रदा की। ये इनके नेता है आजम खान। और सुनिए सुनिए, पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा अनुराग भदौरिया। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां ज्ञान दे रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि महिलाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। आप बोल रहे ना, समाजवादी व्याकुल महिलाओं हो को रहे सम्मान हैं, करती है, इनकी तरह इतने दलित व्याकुल बच्ची को क्यों हो रहे हैं? अंतिम संस्कार इतने पेट्रोल डाल व्याकुल के क्यों हो रहे हैं? कर दिया। सवाल बोले किसी नहीं का है, है, महिलाओं के ऊपर सवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जो बोला उस पर किसी का सवाल है, स्मृति ईरानी सोनिया गांधी जी पर किसी का सवाल है, तो हाथ खड़ा करे पूछे। दलित बच्ची के साथ जी, अन्याय हुआ, रात सवाल। के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया, उसका भी सवाल पूछिए। रिजर्वेशन को लेके जिस तरीके से चीजें शुरू हुई थी, आज फ्यूचर में उसकी वजह से कई बच्चे जो अच्छा पढ़ाई करते, नंबर लाते हैं, वो एग्जाम्स नहीं क्लियर करने के बाद भी जॉब नहीं पा पाते। आज तो आप फ्री की चीजें दे देंगे, लेकिन फ्यूचर में श्रीलंका में क्या हुआ? आप कह रहे हैं श्रीलंका इंडिया एक जैसा नहीं है, आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि कल इंडिया ऐसा नहीं बनेगा? पॉइंट, बड़ा अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां, सवाल जोरदार तालियां। नहीं देखा है। आज आप फ्री की चीजें दो, गरीब बच्चे को पूरा हक है, सबको एजुकेशन, हेल्थ, सबका हक है, लेकिन क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आज जो हमारे पास अर्थव्यवस्था है वो कभी बिगड़ेगी नहीं? कल को हम फ्यूचर जनरेशन है, हमें वो उठाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं बताता हूं इनका जो पॉइंट है, जैसे रिजर्वेशन होती है उसके अंदर एक चेकलिस्ट होती है, फ्री का सामान बांटने में भी पॉलिटिक्स में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है, और आपको डंके की चोट पे बोलना चाहिए था। ये जो बीजेपी सरकार है, ये अन्याय करती है हम लोगों के साथ में। इसने हम लोगों को इनको रोजगार जो नहीं बोलना दिया। बोलेंगी, हम लोगों को रोजगार दे देती, आज आप लोगों को रोजगार दे देती तो शायद इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ना रोजगार देने की बात करती है, ना महंगाई की बात करती है। जी जी, लास्ट टाइम भी मैं इस डिबेट पे आई थी, हाँ। और आपने रोजगार पे बात उठाई थी, और रोजगार हमें जहां चाहिए वहां मिल रहा है। बात एक सेकंड, अरे बीजेपी, तो आपको मिल रहा है, समाजवादी औरों को पार्टी, तो नहीं मिल रहा कांग्रेस। है। सवाल सुनिए ना सर, आप कह रहे एक जनता सेकंड। को क्या पूछना चाहिए? जनता पूछ रही है, जनता आपको वोट के जरिए जवाब भी दे रही है। नहीं, रोजगार अभी यूपी में जवाब मिला है आपको, अभी लोकसभा में कितनी सीटें आई है? मैं आपको बताऊं सर, हम युवाओं को रोजगार जहां चाहिए वहां मिलता है। आप चाहते हैं बीजेपी की तरफ हो जाए, आप बार बार बोलते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, वो है नहीं उनकी तरफ, लेकिन आप इतने व्याकुल हो जाते हैं जैसे 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 शिवपाल यादव बीजेपी नहीं जा रहे, लेकिन अब कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। यही है आपकी कहानी। शिवपाल यादव बीजेपी नहीं जाना चाहते, लेकिन कहते हैं सम्मान जहां मिलता है जाओ जाओ जाओ। ओके, सीधा आता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा हुई और बार बार ये कहा गया कि ये ऑडियंस जो है ये बीजेपी की तरफ की बात कर रही है। प्रेम शुक्ला, ये ऑडियंस भी आपकी है और ऐसा आरोप लग रहा है। दूसरा आरोप ये लगता है कि ईडी भी आपकी है। तीसरा आरोप लगता है कि सीबीआई भी आपकी है। तो क्या क्या है आपका, ये बता दीजिए। पूरा भारत हमारा है, पूरा भारत देश हमारा है।
तो हमारे ही लोग हैं सब। अब लोगों को देखिए, हर किसी को जो है, अब कह रहे शिवपाल भी आपके हो गए हैं। अब ये शिवपाल जी हमारे हैं, ये भेज रहे हैं बार बार, चाचा भी हमारे हैं। कुछ दिन आजम खान को ना कह दें कि हमारे हैं। आचार्य जी, अब मैं आपका रुख करता हूं। आचार्य जी, ये फ्री की पॉलिटिक्स की जब बात होती है तो हम नहीं करते, ये तो फलाना दूसरा करता है। जब ईडी की बात नहीं होती है तो कहा जाता है ये भी बीजेपी करती है, सीबीआई की बात होती है तब भी बीजेपी करती है। लेकिन अब तो ये हो गया कि नेताओं को भी बीजेपी मैनेज करके चल रही है। कांग्रेस में कहा जाता है गुलाम नबी आजाद को मैनेज कर रखा है, फलाने जी को मैनेज कर रखा है, सपा में कहा जा रहा है शिवपाल को मैनेज कर रखा है। अगर बीजेपी सब पॉलिटिकल पार्टी भी मैनेज कर रही है तो फिर क्या हो रहा है? मतलब ईडी, सीबीआई ये बहुत बड़ी एजेंसी हैं, इनके प्रति देश को इन पर विश्वास है। पर आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि ईडी और 50 सीबीआई करोड़ रुपए कैश निकले हैं ना ममता बनर्जी के मंत्री के पास, हाँ या ना? भारतीय जनता पार्टी अगर के छापा घर में नहीं डलता घरों पर तो निकलते कैसे? डालो ना प्रभु, जवाब इधर भी डालो उधर भी डालो, एक तरफ क्यों डालते हो? अरे तो जिसके इधर भी डालो उधर भी डालो। 50 करोड़ का दुख है, निकला वो ठीक है। सोनिया जी का दुख है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता के घर में जब ईडी जाएगी तो कितना निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा। जाए भेजा जाता है ना, जाना कहाँ है? शांत हो जाएं, आराम से, तोता को सिखा के शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, बीजेपी का घर छोड़ देना है, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। जब आप देख रहे हैं, सिर्फ नेशनल हेराल्ड का एक आपको उदाहरण देता हूं। केस कब बना? हमने आरोप लगाए, लोगों ने 2012 में मजिस्ट्रेट कोर्ट गए, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये हाई कोर्ट में रिलीफ मांगने गए, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्वेश कराने गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद में सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए क्या? सवाल पैदा होता है कि अगर 50 करोड़ रुपए अगर पकड़े जाते हैं पार्थ चटर्जी के मित्र के घर से, तो उसके लिए भाजपा के लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये नया कानून बनेगा इस देश में। ये कानून तो नहीं बन सकता ना। सत्येंद्र जैन के पास से अगर माल निकले तो आदेश गुप्ता को पकड़ लेंगे आप, ऐसा नियम बनाएंगे। ये नया कानून, नया संविधान इस तरह से बनेगा। भाई माल निकला ना, तभी तो अभी तक क्यों नहीं जेल से छूटे? अभी तक क्यों नहीं जेल से छूटे? क्यों नहीं जेल से छूटे? अगर सत्येंद्र जैन बिल्कुल पाक साफ थे और इनकी ईडी की गिरफ्तारी गलत थी, ईडी ने गलत कार्रवाई कर ली थी, तो उनको कोर्ट से अभी तक तो बेल मिल जाती। कितने दिन हो गए सत्येंद्र जैन को जेल में? आज भी सत्येंद्र जैन को कितने दिन हो गए जेल में? आज भी हाउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है कि जिस कंपनी, सुन लीजिए पहले, बेल मिली है कि नहीं मिली? सत्येंद्र बोलना है भाजपाइयों को। नहीं, सत्येंद्र जैन को बेल मिली कि नहीं मिली? मेरी बात बता देता हूं। हाँ बताइए बताइए, कितने दिन से जेल में? 150 एमएलए के ऊपर सीबीआई, दिल्ली पुलिस, ईडी ने मिलकर कार्रवाई करी। 150 में से 150 एमएलए ने क्या क्या किया? एक ने अपनी बीवी को कटवाया था। अरे सुन लीजिए, बीवी को अमीश भाई आप भी बोलेंगे तो डिबेट फिर मेरे को बुलाया है। आप भी बोलिए, सुन लीजिए ना क्या रहा उसमें जिसकी आप बात कर रहे हो, उस केस का जिसकी आपने बात की अभी, क्या रहा उस केस का? कोर्ट ने फटकार लगाई, दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, पहली बात। दूसरी बात, 400 फाइल लेके गई सीबीआई संगुल कमेटी की। क्या हुआ उनका? कुछ नहीं मिला सीबीआई को। मुख्यमंत्री घर पे रेड करी सीबीआई ने, क्या मिला? एक दो मफरा फालतू मिले होंगे, इससे कुछ नहीं मिला इनको। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या रेड करी, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये जो पूरी मानसिकता है ना, अगर सत्येंद्र जैन जी हिमाचल के प्रभारी है, गुजरात में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, देश में आम आदमी पार्टी का स्तर बढ़ रहा है, तो आम आदमी पार्टी को रोको, कैसे भी रोको। आज ये बात स्पष्ट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को डर लगता है ना, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल जी है। आम आदमी पार्टी इनको, हाँ बिल्कुल, मोदी जी के मोदी जी के लिए तो बिल्कुल भूत है। मोदी के साथ आते हैं अरविंद केजरीवाल और उनको लग जाता है या तो और फैल रहा है। अब तो गुजरात में चले गए, अब तो पंजाब में आ गए, पंजाब के बाद तो ये लोग बौखला गए बेचारे। तो इसलिए बोल रहा हूं, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई भ्रष्ट पहले माधवानंद बोले। माधवानंद काफी जी का बड़ा सम्मान और अनुराग भाई का भी है, लेकिन इन लोगों ने जिन बातों का जिक्र किया, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी को भी चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए कि अगर कांग्रेस के लोग ने अपराध किया है या कोई भ्रष्टाचार किया तो वहां पकड़ो, तो हम लोग को भी पकड़ लो। ऐसा चेक एंड बैलेंस बनाने की ईडी की जरूरत नहीं है। जो अगर करप्शन हुआ है, जहां करप्शन हुआ है, आप लोग स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हैं, देते होंगे। किस किसने एग्जाम दिए अपने स्कूल कॉलेज में? मैंने भी दिए भाई, इन सब में किसी ने नहीं दिए लग रहा है। अरे किसने अपने स्कूल और कॉलेज में एग्जाम दिए भाई? हाथ खड़ा करे वो अपना। आचार्य जी आपने भी दिए होंगे एग्जाम, तो मैं बोल भी दूंगा तो मानोगे थोड़े? नहीं, अरे क्यों नहीं मानेंगे। देखिए हम सब ने दिए हैं एग्जाम। मैं एक सवाल पूछता हूं, जिसने भी एग्जाम दिए हो उनसे, मैं मैडम आपसे सवाल पूछता हूं। एक आप खड़े होइए। एक मैडम एक बात बताइए कि एग्जाम आप दे रही हैं और आपके बगल वाले बच्चे ने चीटिंग करी और वो पकड़ा गया, तो आपका पेपर भी छीन लेना चाहिए?
छीन लेते थे लोग, ऐसा करते थे। 5 लोगों को अगर हो जाते थे तो पूरा क्लास बुक हो जाता था। अच्छा, आपके स्कूल में ऐसा होता था? और आप में होता था। जी जी जी, आपके यहाँ पर आपके देखिए, पहले तो दिस इज नॉट एथिकली राइट कि जिसने चीटिंग नहीं करी उसका पेपर ले ले। दूसरी चीज देखिए, मेरे हिसाब से ईडी एक अथॉरिटी है, वो बेवकूफ नहीं है जो किसी के भी यहाँ जाके छापे मार लेगी। कोई पॉइंट होता है जिसकी वजह से ईडी को वहां जाना पड़ता है। आपने बोला कि अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है उसको टीचर आएगा पकड़ लेगा, लेकिन टीचर ने इसको पकड़ लिया, पीछे बच्चा बैठा भी चीटिंग कर रहा था, उसकी तरफ देखा ही नहीं, आगे से ही चले गए। हो गया सबका हो गया, पकड़ लिया। अरे उसको भी पकड़ना है जो पीछे बैठा था। तो ये जो पीछे बैठे बीजेपी के लोग हैं, ये उसको तो पकड़ ले रहे हैं, पीछे वाले को छोड़ दे रहे हैं। लगता है आप परिवार वालों के स्कूलों में ही पढ़े हैं सारे, जहाँ पे टीचर रिश्तेदार होते थे। हमारे यहाँ टीचर के बच्चे रिश्तेदार नहीं होते थे। ये परिवारवादी स्कूल में स्कूलों में टीचर के रिश्तेदार होते थे। आचार्य जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए आप। देखिए, ईडी का, सीबीआई का जो सम्मान है ना और विश्वास उनके प्रति, उन संस्थाओं के, वो 8 सालों में गिरा है। इसमें मैं कहूँ, आप कहो, मानो मत मानो, ये विषय नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उस पर मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि ईडी किसी के घर जाकर के जबरदस्ती पकड़ लाए। मैंने कहा इन 8 सालों में एक भी बीजेपी के नेता के घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, तो क्या देश के अंदर जितने भाजपाई हैं वो सब दूध के धुले हैं? तीसरा पॉइंट, अमीश देवगन बार बार उठ रहा है सवाल के उसमें 50 करोड़ मिल गया, उसको 20 करोड़ मिल गया। सत्ता जब बदलेगी तो बताएंगे तुम्हें हम कि किस किस के घर में क्या क्या मिलेगा। जब सत्ता बदलेगी, धमकी नहीं है, सत्ता जब बदलेगी तो बता देंगे, बताएंगे, हम भी बताएंगे। हमने 8 सालों में जो भोग, धमकियों से कुछ नहीं होगा, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अब ये जो इनकी दशा है, अगली बार वायनाड से भी भाग जाएं युवराज तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला आपसे जवाब लेते। कुलदीप जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और हम लगातार जीत रहे हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुआ तो ये जीते हैं। पंजाब आप देख लीजिए, जहां जहां भाजपा के खिलाफ लड़े हैं जमानत जब्त हो गई है। ये जीते कहां जमानत जब्त हुई है? दिल्ली में ये कांग्रेस को हराए हैं, पंजाब में कांग्रेस को हराए हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी जमानतें जब्त हो गई, उत्तराखंड में इनका अध्यक्ष भाग गया चुनाव खत्म होने के बाद, गोवा में इनकी जमानतें जब्त हो गई, महाराष्ट्र में इनकी जमानतें जब्त हो गई। कहां इनकी जमानत बची साहब जहां भाजपा से लड़े? सब कुछ फ्री डिक्लेयर करने के बाद भी, सब कुछ, सवाल सुनिए ना, सब कुछ फ्री डिक्लेयर करने के बाद भी यूपी में आपकी जमानत जब्त हुई और यूपी के अंदर बीजेपी ने बड़े मैंडेट के साथ फिर सरकार बनाई। 5 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें एक में आप कांग्रेस को हरा के आए, बाकी 4 राज्यों में बीजेपी आई और आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डर रहे हैं। ऐसा क्यों? आपकी ऐसी भावना क्यों है? देखिए, ये डरने डराने वाली, मात्र 10 साल 8 साल पुरानी हमारी आम आदमी पार्टी है और 10 साल के अंदर 2 बड़े राज्यों में, दिल्ली देश की राजधानी, पंजाब के अंदर हमारी सरकार है और उसके साथ साथ 10 राज्यसभा में हमारे एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट। अब की बार इन्होंने कहा बीजेपी नहीं हारती। सिंगरौली के अंदर चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, मेयर कौन हारा? बीजेपी का हारा, नहीं हारा? आप बता दीजिए, बीजेपी के मेयर को हराया। दूसरी बात, अब इनको पता है आपके गुजरात में आपने बोला कि आपके 10 राज्यसभा में सांसद हैं। हाँ बिल्कुल है। और आपके लोकसभा में कितने सांसद हैं? लोकसभा में नहीं है, लोकसभा में एक नहीं, और बीजेपी डर रही है। हाँ बिल्कुल डर, क्यों नहीं डरेगी बीजेपी? 303 सीटों दिल्ली के अंदर 1 मिनट, तो फिर के अंदर बीजेपी के पे एक आरोप गलत है कि बीजेपी की हिटलरशाही है। 8 साल, कितने साल लगे बीजेपी को सत्ता? मैंने पूछिए ना, आपने खुद ही बेनकाब कर दिया। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन और उनका करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का भ्रष्टाचारी। एक सेकंड, सब नहीं बोलेंगे। अभी आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि बीजेपी को कितने साल लगे सत्ता में आने के लिए। ये एक सवाल पूछा गया यहाँ पर कि बीजेपी को कितने साल लगे, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद बीजेपी 2014 में ही सत्ता में आई है। लेकिन शायद बीजेपी का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, जनसंघ के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनको जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जनसंघ बहुत पुराने जमाने से है और बहुत पुराने वक्त से है, कई वर्ष पुराने से है। और जब 75 के अंदर एमरजेंसी लगी थी और 77 में इंदिरा जी चुनाव हारी थी, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसमें जनसंघ भी भागीदार था। यानी एक सेकंड, यानी बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी की जो विचारधारा की जननी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ, वो काफी पुरानी है। इसलिए और वो कई बार सरकारों में रही। इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी। जो देश का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया उद्योगपति का, वो फ्री बीज था, रेवड़िया था, अनुदान था, वो क्या था जो मोदी ने मित्रों को माफ किया? और जो महल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब लेके भाग गए पैसा देश का, वो किसका पैसा था भाई? वो जनता का पैसा नहीं था क्या? देश का पैसा नहीं था वो? किसी उद्योगपति का पैसा माफ नहीं हुआ, झूठ है।
और ये फिर माफी मांगेंगे, क्योंकि माफी मांगना इनका जो है, केजरीवाल जो है रोज झूठ बोलता है, रोज माफी मांगता है। केजरीवाल रोज झूठ बोलता है। जेटली जी से माफी मांगी कि नहीं मांगी? जेटली ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? जेटली ने चढ़ के क्या बात कर रहे हैं? जेटली से माफी मांगी कि नहीं? तो केजरीवाल झूठा फर्जीवाल माफी मांगी कि नहीं? मांगी कि नहीं मांगी? केजरीवाल ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? और माफी केजरीवाल ने माफी मांगी। अरे नितिन गडकरी झूठ है, चिरकुट तुम हो, माफीवीर तुम हो, माफीवीर तुम हो, तुमने केजरीवाल झूठा है, तुमने अंग्रेजों को लिख के माफी मांगी, तुमने अंग्रेजों को लिख के माफी मांगी, 52 तिरंगा कराया तुमने, देश द्रोही लोग हो तुम। ये देखो तुम्हारे कारनामे दिखा देता हूं, तुम्हारे कारनामे देख लो, ये दिखाता हूं अभी। अरे तुम्हारे कारनामे देखो, ये वैश्यावटी सवाल कुछ आखिरी सवाल, 2 सवाल है आखिरी। जी जी सवाल क्या है? एक सेकंड, सवाल आ रहा है। मेरा सवाल आप सभी से है। आप सभी कहते हैं, खास करके शुक्ला सर, आप कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी वाली बात। जब आप जनता के बीच में चुनाव के वक्त जाते हैं तो आप सब अपने मैनिफेस्टो में एक बार ध्यान से देख लिया करिए कि वो बात तो नहीं है कि जो देश को श्रीलंका बना दे। आप उसी वक्त सोचा करिए कि आप कौन कौन से वादे कर रहे हैं। आप जनता को लुभा करके उस माता को, उस नौजवान को आप नौकरी का झांसा देते हैं। आप सब कुछ कहते हैं कि सब देंगे शुक्ला सर, लेकिन ये सत्य बात है कि आप नौकरी देने में असमर्थ रहे हैं, आप शिक्षा देने में असमर्थ रहे हैं, आप सुरक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। शुक्ला सर, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। आप जब भी जनता के बीच में जाते हैं, आप मैनिफेस्टो देखा करिए कि आपने टैबलेट, लैपटॉप, स्कूटी, फीस, सुरक्षा, आप जो भी मुफ्त में देते हैं, उस वक्त आपको रेवड़ी याद नहीं आती। आप असली में भारतीय जनता पार्टी देश को श्रीलंका की तरफ झोंक रही है, यह बात सत्य है। सबसे अधिक रोजगार दिया, सबसे अधिक ईपीएफओ में, जो सबसे प्रामाणिक आंकड़ा होता है, सबसे अधिक ईपीएफओ में भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के सबसे बेहतर कामकाज विकास। आखिरी दौर देखिए, मुझे यही समाप्त करना पड़ेगा, मुझे लगता है चर्चा, लेकिन मैं 10-10 सेकंड का एक कमेंट चाहता हूं। क्या आपको 10-10 सेकंड के अंदर, हाँ या ना के अंदर, क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर एक चेकलिस्ट अब जरूरी है फ्री बीस पे? निश्चित रूप से मैं आपके बात से सहमत हूं। यस होना चाहिए। भारत में एक चेकलिस्ट जरूरी है फ्री बीस पर, जो फ्री की पॉलिटिक्स है। यस और नो? 22 करोड़ लोग, यस और नो? आपके पास जवाब नहीं है। फ्री बीस की पर चेकलिस्ट जरूरी है, यस और नो? होना ही चाहिए। यस, फ्री बीस पर क्या आपको लगता है एक बड़ी चेकलिस्ट बनाने की जरूरत है भारत के अंदर? वक्त आ गया है, यस और नो? देखिए, आटा, चावल, नमक फ्री में देने के बजाय पेट्रोल और डीजल फ्री में देना चाहिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे पेट्रोल और डीजल देना चाहिए। ईमानदारी सरकार चला के जनता को सहूलियत दो, सरकार का यही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि ईमानदारी से सरकार चलाओ और जनता को सहूलियत दो, सरकार का यह काम है। लेकिन सहूलियत के नाम पर क्या अर्थव्यवस्था में उजाला डाल देना चाहिए? इस सवाल के साथ मैं जनता जनार्दन आपको छोड़ देता हूं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।